यूनिवर्सल ट्वीट्स में आपका स्वागत है। प्यारे चुने हुए किसी अजनबी से चोरी करो तो यह एक अपराध है। किसी चुने हुए से चोरी करो तो यह एक ब्रह्मांडीय आपदा है। इसे अपने दिमाग में बैठने दो, क्योंकि जो तुम देखने वाली हो वह सिर्फ कोर्टरूम ड्रामा नहीं है। यह एक दिव्य कथानक का मौद्य है जो जन्म से ही लॉर्ड हो रहा था। और स्पॉइलर अलर्ट, ब्रह्मांड केस नहीं हारता। फुसफुसाहटें तेज हो रही हैं, दस्तावेज सामने आ रहे हैं और किसी को जल्द ही यह पता चलने वाला है कि कर्म हाई डेफिनेशन में रसीदें रखता है। यह सिर्फ संपत्ति पर एक और पारिवारिक विवाद नहीं है। नहीं, यह अंतिम संस्कार के सूट और नकली गले मिलने में छिपी एक संगठित डकैती थी। उन्हें लगा कि तुम बहुत भोली हो, बहुत टूटी हुई हो, लड़ने के लिए बहुत खामोश हो। लेकिन चुने हुओं के बारे में एक बात है, हम सिर्फ उठते नहीं हैं, हम पुनर्जीवित होते हैं। और जब हम वापस आते हैं तो हम स्प्रेडशीट, टाइम स्टैम्प और कोर्टरूम की सटीकता के साथ दिव्य बैकअप लाते हैं। और यह मत भूलो, यही लोग जिन्होंने तुम्हें कभी कहा था यह पैसे के बारे में नहीं है, यह प्यार के बारे में है। वसीयत पर हस्ताक्षर होने पर, संपत्ति बांटने का समय आने पर अचानक भूलने की बीमारी हो गई। क्या यह मजेदार नहीं है कि कितनी तेजी से हम परिवार हैं? यह मेरी विरासत है में बदल जाता है एक बार जब हस्ताक्षर वसीयत पर हो जाता है। लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या तुमने सिर्फ अंदर आकर यह केस नहीं जीता, तुमने अंदर आकर हथौड़े को भी कंपा दिया। तो कमर कस लो, क्योंकि सच्चाई काफी समय से रडार के नीचे रही है। और आज आपराधिक आरोप लौट हो रहे हैं और मगरमच्छ के आंसुओं की कोई भी मात्रा जो आ रहा है उसे रोक नहीं सकती। चलो इसमें उतरते हैं। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। मेरा चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स है, जहां हम ब्रह्मांड के संदेशों को दिल से दिल तक ले जाते हैं। नंबर 1, उन्होंने तुमसे उस चीज के लिए लड़ाई की जो पहले से ही तुम्हारी थी। अब कानून उनके पीछे है जो कभी उनका नहीं था, उसे लेने के लिए। उन्होंने तुमसे किसी ऐसी चीज के लिए लड़ाई की जिस पर पहले से ही तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, कुछ ऐसा जिसके लिए बहस, हेरफेर या धोखे की जरूरत नहीं थी, क्योंकि यह शुरू से ही तुम्हारा हक था। तुमने इसे चुराया नहीं, तुमने इसके लिए भीख नहीं मांगी, तुमने सिर्फ उस चीज का दावा करने की हिम्मत की जो पहले से ही तुम्हारे भाग्य से जुड़ी हुई थी। लेकिन उन्होंने इसे उस तरह नहीं देखा। उन्होंने तुम्हें सिर्फ अपने लिए खद्दे होने के लिए एक खतरे की तरह माना। उन्होंने तुम्हें अपने ही मेज पर एक घुसपैठिए की तरह महसूस कराने की कोशिश की, जैसे तुम सवाल पूछने के लिए पागल थीं, जैसे तुम सिर्फ अपने कानूनी और आध्यात्मिक रूप से जो तुम्हारा था उसका बचाव करने के लिए अनावश्यक संघर्ष पैदा कर रही थीं। जंगली बात यह है कि वे कितनी आत्मविश्वास से अपनी गलती में काम करते रहे। दस्तावेजों में छेद-छादियाच, बंद दरवाजों के पीछे संपत्ति इधर उधर करना, कोनों में फुसफुसाना और एहसान मांगना, यह सब उन लोगों के अहंकार के साथ किया गया जो मानते थे कि वे कभी पकड़े नहीं जाएंगे। उन्हें लगा कि सिस्टम उनकी रक्षा करेगा, कि तुम्हें इसका पता नहीं चलेगा कि इसे कैसे नेविगेट करना है, कि तुम थकावट या डर के मारे चली जाओगी। लेकिन उन्हें जो एहसास नहीं हुआ वह यह था कि जिस सिस्टम का उन्होंने दूसरों को फंसाने के लिए इस्तेमाल किया था, उसने ध्यान देना शुरू कर दिया था। और इस बार उनके नाम समीक्षा के अधीन हैं। अब आपराधिक आरोपों पर चर्चा हो रही है। जो सबूत उन्होंने सोचा था कि उन्होंने नष्ट कर दिए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, धूल झाड़ी जा रही है और पहेली के टुकड़ों की तरह झोधा जा रहा है। झूठ उनकी व्याख्या करने की तुलना में तेजी से खुल रहे हैं। उनके अपने कागजात उन्हें धोखा दे रहे हैं। इसलिए नहीं कि तुमने गंदी लड़ाई लड़ी, बल्कि इसलिए कि तुमने होशियारी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने कम आंका कि तुम कितनी बड्ढी हो गई हो। उन्हें लगा कि तुम टूट जाओगी। इसके बजाय तुमने चक्र तोड़ दे दिया। कानून करीब आ रहा है और यहाँ वह हिस्सा है जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। वही कोर्टरूम जिसे उन्होंने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, अब उनके खिलाफ केस बना रहा है।
हर जाली हस्ताक्षर, हर संदिग्ध बैंक हस्तांतरण, हर ईमेल जिसे उन्होंने सोचा था कि हटा दिया गया है, अब उजागर किया जा रहा है। तुमने सिर्फ विरासत नहीं जीती, तुमने उनके चरित्र को उजागर किया। तुमने उन्हें बर्बाद नहीं किया, उन्होंने यह खुद किया। तुमने सिर्फ सच्चाई को सतह पर लाया और न्याय को सांस लेने दी। और अब विरासत तुम्हारी है और परिणाम उनके। नंबर 2, उन्होंने तुम्हें लालची के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, लेकिन रसीदें दिखाती हैं कि वे सालों से झोंक की तरह तुमसे भोजन कर रहे थे। उन्होंने तुम्हें लालची के रूप में चित्रित करने की कोशिश की, जैसे तुम कहीं से भी सिर्फ वह छीनने के लिए आ रही थी जो तुम्हारा नहीं था। उन्होंने फुसफुसाया, देखो उन्हें सिर्फ अब आ रहे हैं जब पैसा शामिल है, जैसे कि तुम पहले से ही चुपचाप पीड़ित नहीं हो रही थी, जबकि वे उसी विरासत पर दावत उठा रहे थे जिससे वे तुम्हें मिटाना चाहते थे। लेकिन सच्चाई का संख्याओं में सामने आने का एक मजेदार तरीका है, क्योंकि एक बार जब रसीदें निकाली गईं, तो असली कहानी सामने आ गई। और यह उनके हाथ थे जो पूरे समय कुकीजार में थे। वे खाते खाली कर रहे थे, संपत्ति इधर उधर कर रहे थे और उन लाभों का आनंद ले रहे थे जो साझा किए जाने थे या पहली बार में उनके लिए कभी नहीं थे। उन्होंने तुम्हें हकदार कहा, लेकिन वे ही थे जो किसी और की विरासत की चर्बी पर जी रहे थे। इसे बंद दरवाजों के पीछे ऐसे कर रहे थे जैसे कोई कभी पकड़ेगा ही नहीं। तुम लालची नहीं थी, तुम सिर्फ इतनी बहादुर थी कि पूछ सको, पैसा वास्तव में कहाँ जा रहा है? और उस सवाल ने सब कुछ तोड़ देख दिया। वे तुम्हारे द्वारा लाए गए सबूत के स्तर के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे पास समय रेखाएं, विवरण, हस्ताक्षर, बातचीतें थीं जिनके बारे में उन्होंने कसम खाई थी कि वे निजी रहेंगी, अब छपी हुई हैं और कानूनी दस्तावेजों से जुद्धी हुई हैं। यह तुम्हारे लिए कभी पैसे के बारे में नहीं था, यह लूटे जाने के बारे में था, जबकि वे तुम्हें यह सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि तुम ही समस्या हो। उन्होंने पटकथा पलटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि रसीदें इसे वापस पलट देंगी। और जो और भी जंगली है, उन्होंने जो कुछ भी लिया उसमें से ज्यादातर की उन्हें जरूरत भी नहीं थी। यह जीवित रहना नहीं था, यह अहंकार, नियंत्रण, तुम्हें छोटा बनाए रखने की एक विकृत जरूरत थी, जबकि वे चोरी हुए आशीर्वादों के साथ उद्धारकर्ता की भूमिका निभा रहे थे। लेकिन अब जब सब कुछ खुले में है, नकाब फिसल गया है और लोग ठीक ठीक देख रहे हैं कि वे कौन हैं, शांतिदूत नहीं, जिम्मेदार नहीं, बल्कि खामोश झोंक जिन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुख, विश्वास और पारिवारिक संबंधों का हेरफेर किया। तुमने उनकी प्रतिष्ठा को बर्बाद नहीं किया, तुमने उनके व्यवहार को उजागर किया। और पता चला, कहानी में सबसे लालची वह था जो तथ्यों को छिपाने की सबसे ज्यादा कोशिश कर रहा था। अब अदालत इसे देखती है और जल्द ही आरोप भी देखेंगे। नंबर 3, उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम महीन अक्षरों को पढ़ोगी, लेकिन तुमने खाका पढ़ा। वे तुम्हारी अज्ञानता पर भरोसा कर रहे थे। उन्हें लगा कि तुम भ्रमित, भावुक और अभिभूत रहोगी, बहुत टूटी हुई या शोक मनाने में बहुत व्यस्त कि महीन अक्षरों पर ध्यान दे सको। उन्होंने मान लिया था कि तुम सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करोगी, पंक्तियों के बीच पढ़ने की तो बात ही दूर है। यह उनकी पहली गलती थी, क्योंकि जब वे तुम्हारी पीठ पीछे साजिश रच रहे थे, तुम वह सब सीख रही थीं जो उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम जानोगी। तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं कर रही थी, तुम शोध कर रही थी। तुम सिर्फ भावुक नहीं हुई, तुम शिक्षित हुई। वे ऐसे लोगों से निपटने के आदी थे जो चीजें बहुत जटिल हो जाने पर हार मान लेते थे, लेकिन तुमने हार नहीं मानी। तुम उन दस्तावेजों के साथ बैठी जिन्हें उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी। तुमने उस कानूनी भाषा का अध्ययन किया जिसे उन्होंने सोचा था कि तुम्हें डरा देगी। तुमने वे असहज सवाल पूछे जिनकी उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम्हारे होंठों से कभी नहीं निकलेंगे। तुमने ध्यान दिया और धीरे धीरे जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बनाया था वह टूटने लगा, क्योंकि तुम्हें पता था कि क्या देखना है। तुम सिर्फ आरोपों के साथ नहीं आई, तुम तथ्यों के साथ आई। वास्तविक तथ्य, हस्ताक्षरित कागजात, ऐसी तारीखें जो मेल नहीं खाती थीं, ऐसे नंबर जो झुर्राते नहीं थे। तुम इतने ठोस सबूतों के साथ आई कि कोर्टरूम को भी सीधा बैठना पड़ा। जब वे तुम्हें एक भावनात्मक मलबे की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तुम ऐसे चल रही थीं जैसे तुमने खाका पढ़ा हो। तुम्हारा हर कदम गणनात्मक था। तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत हर दस्तावेज ने उन्हें ऐसे कोनों में धकेल दिया जहां से वे बच नहीं सकते थे। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि तुम उन्हें मात दे दोगी,
यही उन्हें सबसे ज्यादा डराता है। उन्हें लगा कि उनकी शुरुआती बरहत, उनके गठबंधन, उनकी पहुंच उन्हें स्थायी नियंत्रण देगी। लेकिन तुमने खेल पलट दिया और तुमने यह संयम, स्पष्टता और सच्चाई के साथ किया। कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ रसीदें। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें धमकी देने की जरूरत नहीं थी। तुमने दस्तावेजों को बोलने दिया, तुमने तथ्यों को, धोखा-धद्दी को उजागर करने दिया। तुमने उनके झूठ के जाल को एक इतने स्पष्ट मामले में बदल दिया कि उनके अपने वकील को भी सावधानी से चलना पड़ा। यही अंतर है किसी ऐसे व्यक्ति में जो प्रतिक्रिया करता है और किसी ऐसे व्यक्ति में जो जागा हुआ है। उन्होंने तुम्हें कागजात से धोखा देने की कोशिश की, लेकिन तुमने इसे भविष्यवाणी की तरह पढ़ा, और अब जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बिछाया था वही कागजात बन गया है जो उन्हें गंभीर संकट में डालने वाला है। नंबर 4, उनके झूठ सिर्फ उजागर नहीं हुए, वे कानूनी दस्तावेजों में संरक्षित किए गए जिन्हें पूर्ववत नहीं किया जा सकता। उन्हें लगा कि वे चालाक बन रहे हैं। निजी तौर पर झूठ घड़ना, पारिवारिक समारोहों में कहानियां तोधना मरोधना, ऐसी समय रेखाएं बनाना जो सिर्फ उनके दिमाग में समझ में आती थीं। कुछ समय के लिए वे बच निकले। लोगों ने उन पर विश्वास किया। तुम्हें नाटकीय, कड़धवा या भ्रमित कहा गया, लेकिन जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वह यह था, उन्होंने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उन्होंने कागजी निशान छोड़ दिए, और अब उन निशानों पर मुहर लग चुकी है, फाइल किए जा चुके हैं, हस्ताक्षर किए जा चुके हैं और अदालत के रिकॉर्ड में बंद कर दिए गए हैं, जिन्हें दूसरी झूठी माफी या हेरफेर की गई बातचीत से मिटाया नहीं जा सकता। यह कोई पारिवारिक अफवाह नहीं है जिसका तुम अब पीछा कर रही हो, यह दस्तावेजीकृत है। उनके धोखे में अब केस नंबर, आधिकारिक मुहरें और गवाहों के बयान हैं। उनकी नकली कथाएं कुछ भोले भाले लोगों को समझाने के लिए काफी मजबूत थीं, लेकिन वे कानूनी जांच से बचने के लिए काफी मजबूत नहीं थीं। और जब सब कुछ सुर्खियों में आया तो उनके झूठ सांस नहीं ले सके। वे उसी स्याही में ढह गए जिसका उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश करने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम्हें उन्हें नष्ट करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने यह सब खुद किया, और इसकी खूबसूरती यह है उन्होंने इसे लिखित रूप में किया। उन्होंने उन्हीं कागजात पर हस्ताक्षर किए जो अब उनके इरादे को साबित करते हैं। उनका अहंकार सबूत बन गया, उनका लालच एक कबूलनामा बन गया। उन्होंने तुम्हें एक खतरे की तरह दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने निशानों को छिपाने की इतनी कोशिश में वे अपने ही विरोधाभासों में फंस गए। अब उनकी कहानी बदली नहीं जा सकती। यह ठंडे, सखत कानूनी दस्तावेजों में संरक्षित है। नोटरीकृत बयान, बैंक रिकॉर्ड, ईमेल, अनुबंध, पत्र, सभी दिनांकित, सभी सीलबंद, सभी उनकी ओर इशारा करते हुए। इसे वापस लेने, इतिहास को फिर से लिखने कोई ऐसा स्पिन नहीं है जो पहले ही जमा किए गए और सत्य के रूप में मुहरबंद किए गए को पूर्ववत कर सके। जिस सिस्टम को उन्होंने सोचा था कि उनकी रक्षा करेगा, उसने अब उनके हेरफेर को हमेशा के लिए पकड़ डीएच लिया है। उनके झूठ अब बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट नहीं है, वे एक ऐसे मामले में स्थायी प्रदर्शन है जो उन्हें उनकी स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा या दोनों की कीमत चुका सकता है। और सबसे अच्छी बात, तुम्हें चीखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं थी। तुमने सिर्फ सच्चाई को उन दस्तावेजों के माध्यम से बोलने दिया जिन्हें उन्होंने मूर्खतापूर्ण तरीके से सोचा था कि उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने ही पतन को नोटरीकृत किया। नंबर 5, उन्होंने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझ लिया, लेकिन तुम खामोशी में गोला बारूद इकट्ठा कर रही थी। उन्हें लगा कि तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि तुमने हार मान ली है। वे तुम्हारी खामोशी पर हंसे, यह सोचकर कि यह हार है। उन्होंने मान लिया था कि तुम में कोई लड़ाई नहीं बची है, कि तुम बहुत अभिभूत, बहुत थकी हुई या पीछे हटने के लिए बहुत नरम हो। लेकिन जिसे वे समझने में विफल रहे वह यह था कि खामोशी हमेशा आत्मसमर्पण नहीं होती। कभी कभी यह रणनीति होती है। जब वे अपना मुंह चलाने और गंदा खेलने में व्यस्त थे, तुम केंद्रित थीं। देखना, इकट्ठा करना, हर झूठ, हर विरोधाभास, हर संदिग्ध चाल को ऐसे संग्रहित करना जैसे वह सबूत हो, क्योंकि वह था। तुम सिर्फ स्थिर नहीं बैठी थी, तुम अपनी तैयारी में घातक बन रही थी। हर बार जब उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुमने मानसिक नोट्स लिए। हर बार जब उन्होंने तुम्हें कम आंका, उन्होंने तुम्हें एक और फायदा दिया। तुम जानती थीं कि अगर तुमने बहुत जल्दी कदम उठाया तो वे तुम्हें आते हुए देख लेंगे।
तो तुमने इंतजार किया, इसलिए नहीं कि तुम डरी हुई थी, बल्कि इसलिए कि तुम होशियार थी। तुमने उन्हें अपनी योजनाओं में सहज होने दिया, उन्हें फिसलने दिया, उन्हें ठीक वही कहानी लिखने दी जिसका उन्हें अंततः जवाब देना होगा। जब तक तुमने अपना हाथ दिखाया, उनके लिए गंदगी साफ करने में बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे पास सब कुछ पंक्तिबद्ध था, तथ्य, तारीखें, दस्तावेज, विसंगतियां। कोई भावना नहीं, सिर्फ सटीकता। तुम बदले की भावना से प्रेरित नहीं थी, तुम स्पष्टता से संचालित थीं। तुमने जो केस बनाया वह इतना वायुरोधी, इतना संपूर्ण था कि सबसे अनुभवी झूठे भी बात करके इससे बाहर नहीं निकल सकते थे। और इसकी खूबसूरती यह है, तुमने यह सब बिना किसी नाटकीयता के किया। तुमने सच्चाई को बात करने दी। वे हमेशा मानते थे कि सबसे ऊंची आवाज वाला व्यक्ति जीतता है, लेकिन तुमने उन्हें याद दिलाया कि असली शक्ति शोर नहीं मचाती, यह उद्देश्य के साथ चलती है। तुम कुछ भी साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, तुम झूठ पर बनी हर चीज को खत्म करने की तैयारी कर रही थी। और अब वही शांति जिसका उन्होंने मजाक उठाया था, वह तूफान बन गई है जो उनके पूरे भ्रम को तोड़ रही है। तुमने सिर्फ खामोशी में इंतजार नहीं किया, तुमने इसे हथियार बनाया। और अब वह खामोश तूफान एक ऐसी शक्ति के साथ न्याय दे रहा है जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था। नंबर 6, तुमने सिर्फ एक विरासत नहीं जीती, तुमने एक पीढ़ीगत श्राप को तोड़ा। यह केस कभी सिर्फ जमीन, पैसे या भौतिक संपत्ति के बारे में नहीं था, यह विरासत के बारे में था। यह आखिरकार एक ऐसे चक्र के खिलाफ खड़े होने के बारे में था जो पीढ़ियों से चुपचाप दोहराया जा रहा था। उस तरह की शिथिलता जो परंपरा और सम्मान जैसे शीर्षकों के पीछे छिपती है, जबकि विश्वासघात, हेरफेर और आध्यात्मिक चोरी को सक्षम बनाती है। उस तरह के पैटर्न जिन्होंने परिवार के सदस्यों को खामोश रहना, खामोशी में पीड़ित होना और कमरे में सबसे जहरीले व्यक्ति को एक पारिवारिक तस्वीर में एक तानाशाह की तरह वंश रेखा का नेतृत्व करने देना सिखाया। तुमने सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं जीती, तुमने पीढ़ीगत सिद्धांत का एक तिजोरी तोड़ दिया। तुमने ठीक उसी चीज को उजागर किया जिसने सालों से सभी को मानसिक और भावनात्मक बंधनों में जकदीह रखा था। इस मामले ने हर कंकाल को अलमारी से बाहर निकाल दिया। पक्षपात, झूठ, पिछले दरवाजे के सौदे, विनम्र मुस्कान और रविवार की शुभकामनाओं से ढका हुआ दुर्व्यवहार। तुमने उस पर्दे को हटा दिया जिसे हर कोई गुप्त रूप से जानता था, लेकिन जोर से कहने से बहुत डरता था। पैसा सिर्फ सतह थी। तुमने जो वास्तव में विरासत में पाया वह चक्र को समाप्त करने का अवसर था, और तुमने इसे साहस, स्पष्टता, एक ऐसी आत्मा के साथ लिया जिसने कहा, अब और दिखावा नहीं, अब और खामोशी नहीं, अब और पारिवारिक वफादारी के पीछे छिपना नहीं, जबकि बुराई शो चला रही है। यही वे तैयार नहीं थे। उन्हें लगा कि यह गलीचे के नीचे एक और खामोश छाधु होगी, एक और पीढ़ी को अधीनता में धमकाया जाएगा। लेकिन इस बार नहीं। तुमने सिर्फ वह इकट्ठा नहीं किया जो तुम्हारा बकाया था, तुमने पूरी वंश रेखा को खुद का सामना करने पर मजबूर किया। तुमने एक निष्क्रिय प्रणाली को आईने में देखने पर मजबूर किया, और वह बिखर गई। विरासत सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जो तुमने प्राप्त किया, यह कुछ ऐसा था जिसे तुमने छुड़ाया। और ऐसा करने में तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, तुमने अपने वंश से जुड़े हर व्यक्ति के आध्यात्मिक खाके को बदल दिया। तुम्हारे भविष्य के बच्चे, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे भतीजे भतीजियां, उन्हें कभी उसी विकृत संरचना के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमने उसे जमीन पर जला दिया। तुमने सिर्फ जीता नहीं, तुमने श्राप तोड़ा, और उनके हेरफेर की राख में तुमने कुछ ऐसा लगाया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी, सच्चाई। नंबर 7, वे चाहते थे कि तुम कांड बनो, लेकिन अब वे सुर्खियां हैं। वे सच्चाई के बोलने का मौका मिलने से पहले कथा को नियंत्रित करने के लिए बेताब थे, तो वे तेजी से चले, तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हुए। जो कोई भी सुनेगा उसे आधे अधूरे सच फुसफुसाते हुए, घटनाओं को सिर्फ इतना तोड़ मरोधते हुए कि वे खुद पीड़ित लगें। वे चाहते थे कि लोग विश्वास करें कि तुम अस्थिर, हकदार, गुस्सैल या इससे भी बदतर परिवार के लिए खतरा हो। वे ठीक से जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। पहले तुम्हें बदनाम करो, और अगर सच्चाई कभी सामने आई तो लोग पहले से ही इतने पक्षपाती होंगे कि तुम पर विश्वास न करें। लेकिन यही सब कुछ उल्टा पड्डी DDH गया। तुमने काटा नहीं, तुमने हमला नहीं किया, तुमने अपना दिमाग नहीं खोया,
या गवाहों के सामने वैसे विस्फोट नहीं किया जैसा उन्होंने उम्मीद की थी। तुम दृढ़ रहीं। तुमने उन्हें अपना मुंह चलाने दिया और अपनी ही रस्सी से लटकने दिया। और जैसे ही असली तथ्य सामने आने लगे, दस्तावेज, संदेश, वॉइस रिकॉर्डिंग, विरोधाभास, झूठ का जो घर उन्होंने बनाया था वह शर्मनाक गति से ढहने लगा। अब जो लोग तुम्हें समस्या के रूप में लेबल करने के लिए इतनी मेहनत करते थे, वे ही जांच के दायरे में हैं। उनके नाम कानूनी बुरादा में आ रहे हैं। उनके कार्यों का उन लोगों द्वारा विच्छेदन किया जा रहा है जिन्हें उनकी दुख भरी कहानियों या सामाजिक स्थिति की परवाह नहीं है। वही मुंह जो आत्मविश्वास से तुम्हारे बारे में झूठ बोलते थे, अब उन्हें शपथ के तहत खुद को समझाने पर मजबूर किया जा रहा है। और यह अच्छा नहीं लग रहा है। जिस कहानी को उन्होंने घुमाने की कोशिश की थी वह पूरी तरह से उन पर पलट गई है। तथाकथित कांड जो वे, अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। तुम्हारे नाम पर लगाने की कोशिश की, अब उनके नाम से कानूनी परिणामों के साथ चिपका हुआ है। जो ड्रामा उन्होंने तुम्हारे आसपास बनाने की कोशिश की, वह उनकी वास्तविकता बन गया है। उन्होंने सिर्फ प्रक्षेपण नहीं किया, उन्होंने प्रक्षेपण के माध्यम से कबूल किया, और न्याय प्रणाली ने पैटर्न पकड़े डीएच लिया। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को बर्बाद करना चाहते थे, अपने अपराधों से ध्यान हटाने के लिए, लेकिन अब उनकी प्रतिष्ठा डूब रही है। अफवाहों से नहीं, बल्कि ठोस सबूतों से। तुम्हें उन्हें उजागर करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने तुम्हें दफनाने की कोशिश में खुद को उजागर कर दिया। सिर्फ इतना फर्क है कि तुम उठीं और वे अब अपने ही आविष्कृत झूठों के नीचे दबे हुए हैं। वे चाहते थे कि तुम्हारा नाम मिट्टी में मिल जाए। अब उनका नाम उन सुर्खियों में स्याही से लिखा हुआ है जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। नंबर 8, अदालत ने सिर्फ तुम्हें नहीं सुना, उन्होंने तुम पर विश्वास किया, क्योंकि सच्चाई में एक धड़-ढकन थी। तुम उस कोर्टरूम में सहानुभूति की तलाश में नहीं गई, तुम कुछ ज्यादा शक्तिशाली लेकर गई थी, अकाट्य सच्चाई। तुम नाटकीयता के साथ नहीं आई। तुम्हें क्यों पर रोने या प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी सच्चाई को मेकअप या संपादन की जरूरत नहीं थी। यह कच्ची, जी हुई और पूरी तरह से जीवित आई। और जब तुमने बोला तो लोगों ने सिर्फ सुना नहीं, उन्होंने महसूस किया। ऊर्जा बदल गई। तुम सिर्फ कहानी का अपना पक्ष नहीं बता रही थी, तुम एक ऐसी वास्तविकता को प्रकट कर रही थी जो शोर, हेरफेर और गढ़े हुए झूठों को चीरती हुई निकल गई। तुम अपने शब्दों में नहीं लड़खड़ाई, क्योंकि तुम इसका अभ्यास नहीं कर रही थी। यह कोई भाषण नहीं था, यह तुम्हारी जिंदगी थी। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर वाक्य वजन रखता था, क्योंकि यह अनुभव, दर्द, सहन शक्ति और उस सच्चाई से समर्थित था जिसे तोधा मरोधा नहीं जा सकता था। तुम्हें कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें सच्चाई को सजाने की जरूरत नहीं थी। यह अपने दम पर खड़ी थी, सांस लेती हुई, धड़कती हुई, अकाट्य। उन्होंने किसी भावुक, टूटे हुए और आसानी से खारिज किए जाने वाले व्यक्ति की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उन्हें स्पष्टता, निरंतरता और दृढ़ विश्वास मिला। तुम झिझकी नहीं, तुम भ्रम में नहीं खोई। तुम तैयार होकर और जो तुम जानती थीं कि वास्तविक है उसमें स्थिर होकर आईं। इसलिए नहीं कि किसी ने तुम्हें प्रशिक्षित किया था, बल्कि इसलिए कि तुमने इसे जिया था। कमरा इसे महसूस कर सकता था, न्यायाधीश इसे महसूस कर सकता था, यहाँ तक कि उनके वकीलों ने भी बदलाव महसूस किया। वह असहज पहचान कि तुम वहां युद्ध जीतने के लिए नहीं थी, तुम एक को प्रकट करने के लिए थी। इसीलिए उन्होंने तुम पर विश्वास किया, तुम्हारे लहजे के कारण नहीं, तुम्हारी उपस्थिति के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि सच्चाई की एक आवृत्ति होती है, और जब यह वास्तविक होती है तो इसे चीखने की जरूरत नहीं होती। यह बस वहां बैठी रहती है, अकाट्य और अटूट। अदालत ने सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं सुनी, उन्होंने एक ऐसे जीवन के वजन को देखा जिसका उल्लंघन और विश्वासघात किया गया था, लेकिन जो कभी टूटा नहीं था। उस पल में
न्याय सिर्फ संभव नहीं हुआ, यह अपरिहार्य हो गया, क्योंकि सच्चाई उस कोर्टरूम में मेहमान नहीं थी, वही हथौड़ा पकड़े हुए थी। नंबर 9, उन्हें लगा कि उनके पद उनकी रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी स्थिति प्रदर्शन ए बन गई। वे अपने ही पदों के नशे में इतने चूर थे कि उन्हें लगा कि वे अछूत हैं। अधिकारी, बड़े बुजुर्ग, सफल लोग, पारिवारिक विरासत के स्वनियुक्त द्वारपाल, उन सभी को विश्वास था कि उनकी स्थिति उन्हें जवाबदेही से बचाएगी। उन्हें विश्वास था कि चूंकि उनके पास शक्ति है, वे सच्चाई को मौत दे सकते हैं, इतिहास को फिर से लिख सकते हैं और किसी भी प्रतिरोध को बंद कर सकते हैं। लेकिन वे गलत थे। वास्तव में वे वही पद थे जिन पर वे गर्व से चिपके हुए थे, जिन्होंने अंततः उनके भ्रष्टाचार पर सबसे तेज रोशनी डाली। उन्होंने ऐसे काम किए जैसे उनकी स्थिति ने उन्हें चोरी करने, हेरफेर करने और चुप कराने का लाइसेंस दिया हो। और कुछ समय के लिए यह काम कर गया। लोगों ने उन्हें टाल दिया। उन्हें जिम्मेदार, परिवार के स्तंभ, वे लोग माना जाता था जो जानते थे कि सबसे अच्छा क्या है। लेकिन बिना ईमानदारी के शक्ति एक टिक टिक करता टाइम बम है। और जब जांच ने परतें हटाना शुरू किया तो यह स्पष्ट हो गया कि उनका अधिकार चरित्र से अर्जित नहीं किया गया था। यह विरासत में मिला, शोषित किया गया और दुरुपयोग किया गया था। वे सभी हस्ताक्षर जिन्हें उन्होंने सोचा था कि उनकी रक्षा करेंगे, अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। परिवार की ओर से उनके द्वारा किया गया हर निर्णय जांच के दायरे में है। उनकी भूमिका ने उनकी रक्षा नहीं की, इसने उन्हें उजागर किया। जो कागजात उन्होंने हस्ताक्षर किए, जो संपत्ति उन्होंने इधर उधर की, जिस तरह से उन्होंने तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति की तरह माना जबकि महल के राजा या रानी की भूमिका निभा रहे थे, यह सब उजागर हो रहा है। और अब भरोसेमंद नेताओं के रूप में देखे जाने के बजाय उन्हें विश्वासघात के सूत्रधारों के रूप में देखा जा रहा है। उनका पतन तुम्हारे प्रतिरोध के कारण नहीं हुआ, यह उनके हैक के कारण हुआ। वे तुम्हारे दावे से खतरे में नहीं थे, वे तुम्हारी स्पष्टता से खतरे में थे, क्योंकि जिस पल तुमने पीछे हटना बंद कर दिया, उनका पूरा प्रदर्शन बिखर गया। उनके अहंकार ने उनकी विश्वसनीयता को नष्ट कर दिया। नियंत्रण के प्रति उनके जुनून ने ही उनकी विरासत को धिद्दीन दिया। अब कोर्टरूम उन्हें सिर्फ परिवार के सदस्यों या पेशेवरों के रूप में नहीं देखता, यह उन्हें प्रतिवादियों के रूप में देखता है। और उनके पद, वे अब सम्मान के बिल्ले नहीं हैं। वे एक ऐसे मामले में प्रदर्शन ए हैं जो साबित करता है कि सत्ता का दुरुपयोग सिर्फ अनैतिक नहीं है, यह आपराधिक है। नंबर 10, तुमने एक पारिवारिक रहस्य को इतना गहरा उजागर किया कि उसे हिलाने के लिए एक कानूनी भूकंप की जरूरत पड़ी। इस मामले ने सिर्फ एक मेज नहीं हिलाया, इसने एक ऐसी नींव हिला दी जो दशकों से दबी हुई सच्चाई, जबरदस्ती की एकता और रटी रटाई मुस्कानों पर बनी थी। तुमने सिर्फ एक पारिवारिक रहस्य पर ठोकर नहीं खाई, तुमने खामोशी की एक ऐसी विरासत का ढक्कन फाड़ दिया जो पीढ़ियों से परंपरा बन गई थी। सालों से, शायद पीढ़ियों से, हर कोई जानता था कि कुछ गड्ढात्तिक है। लोगों ने तनाव, पक्षपात, छिपे हुए सौदे, अनकहे घावों को महसूस किया, लेकिन किसी ने इस पर बोलने की हिम्मत नहीं की। छवि की रक्षा करना संक्रमण का सामना करने से ज्यादा आसान था। जब तक तुम नहीं आई, तुम ही वह थीं जो इतनी बहादुर थीं कि वहां जा सको जहां कोई और नहीं जाएगा। इनकार की तिजोरी में, उस जगह जहां उन्होंने अपने पापों को फोटो एल्बम, चर्च की बेंचों और सम्मानजनक शीर्षकों के पीछे छिपाया था, तुमने दिखावा करना जारी रखने से इनकार कर दिया। तुमने सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए खामोश रहने से इनकार कर दिया, जबकि वास्तविकता में शांति डर पर बनी नियंत्रित खामोशी से ज्यादा कुछ नहीं थी। और जब तुमने आवाज उठाई तो तुमने सिर्फ हलचल नहीं मचाई, तुमने एक कानूनी भूकंप ला दिया जिसने परिवार में सभी को शरण लेने पर मजबूर कर दिया। जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी, वह बाढ़ की तरह बाहर आ गया। नाजायज दस्तावेज, वसीयत के बारे में झूठ, जाली हस्ताक्षर, वित्तीय दुर्व्यवहार, हेरफेर, यह सब उस पल उधधने लगा जब तुमने एक धागा खींचा। और यहाँ तक कि जो लोग सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, उन्हें भी सच्चाई का सामना करना पड़ा। यह परिवार बहुत लंबे समय से न्याय पर छवि को प्राथमिकता देते हुए एक सजे धजे पंथ की तरह काम कर रहा था। लेकिन जो तुम्हारे रुख को इतना शक्तिशाली बनाता है, वह यह है कि इसने सिर्फ तुम्हें आजाद नहीं किया, इसने चक्र में एक दरार पैदा की। तुमने उसे उजागर किया जिसे दूसरे नाम तक लेने से डरते थे।
तुमने सच्चाई को छिपने से बाहर निकाला और ऐसा करके तुमने भविष्य की पीढ़ियों को कुछ ज्यादा साफ, ज्यादा आजाद और ज्यादा ईमानदार चीज का मौका दिया। अब और कोई रहस्य विरासत की तरह नहीं सौंपे जाएंगे। अब और कोई झूठ संस्कृति के रूप में सामान्यीकृत नहीं किया जाएगा। तुमने अतीत को कटघरे में खड़िद्धा किया और ऐसा करके तुमने भविष्य को एक नई शुरुआत दी। वे तुमसे नफरत कर सकते हैं जो तुमने प्रकट किया, लेकिन दिल की गहराई में वे जानते हैं कि यह करना ही था और तुम ही वह थी जिसके पास खामोशी को पूरी तरह से तोड़ने का साहस था। नंबर 11, तुम सिर्फ पैसे के लिए नहीं लड़ रही थी। तुम इंसान के रूप में देखे जाने के लिए लड़ेंच रही थी। यह लड़ाई भौतिक चीजों के बारे में नहीं थी, यह वास्तविक, योग्य, दृश्यमान के रूप में पहचाने जाने के बारे में थी। बहुत लंबे समय तक उन्होंने तुम्हें एक बात की सोच की तरह माना, जैसे तुम्हारी उपस्थिति मायने नहीं रखती, जैसे तुम्हारा अस्तित्व एक असुविधा थी जिसे वे नजरअंदाज कर सकते थे जब तक कि उन्हें कुछ चाहिए न हो। उन्होंने तुम्हारी खामोशी को तुम्हें मिटाने की अनुमति के रूप में और तुम्हारे दर्द को तुम्हें नजरअंदाज करने के औचित्य के रूप में इस्तेमाल किया। लेकिन जब संपत्ति बांटने का समय आया, तभी तुम्हारा नाम अचानक मायने रखने लगा। तुम्हें शामिल करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें फिर से मिटाने के लिए, ज्यादा आधिकारिक तौर पर। उन्होंने सिर्फ तुम्हें एक विरासत से बाहर निकालने की कोशिश नहीं की, उन्होंने तुम्हें कहानी से पूरी तरह से बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे तुम कभी अस्तित्व में ही नहीं थी, जैसे तुम संबंधित नहीं थी, जैसे वंश रेखा से तुम्हारा संबंध किसी तरह उनसे कम वैध था। यही इसे इतना व्यक्तिगत बनाता है। यह संपत्ति के बारे में नहीं था, यह उस तरीके के बारे में था जिससे उन्होंने तुम्हें एक ऐसे वंश में एक बाहरी व्यक्ति की तरह माना जिसमें तुम पैदा हुई थी। तुम उसके लिए नहीं लड़ेच रही थी जो उनके पास था, बल्कि तुम जो हो उसके सत्य के लिए लड़ीटे रही थी। तुम ज्यादा नहीं मांग रही थी, तुम मान्यता मांग रही थी। तुम नजरअंदाज न किए जाने, चुप न कराए जाने, सिर्फ इसलिए अदृश्य न किए जाने की मांग कर रही थी कि यह उनके आख्यान के लिए सुविधाजनक था। वे यह दिखावा करना चाहते थे कि तुम्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कि परिवार में तुम्हारी जगह विरासत, प्यार या वैधता के साथ नहीं आती। लेकिन तुमने वह पटकथा पलट दी। तुमने कहा, शांति बनाए रखने के लिए अब और गायब नहीं होना। तुम सिर्फ पैसे के लिए नहीं खड़ी हुई, बल्कि अपने नाम के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपने जन्मसिद्ध अधिकार के लिए। और इसीलिए यह उन्हें इतना जोर से लगा, क्योंकि दिल की गहराई में वे जानते थे कि उन्होंने क्या किया। वे जानते थे कि उन्होंने तुम्हें बिना किसी स्पष्टीकरण के निर्वासित करने की कोशिश की थी, सब कुछ उन लोगों के हाथों में रखने के लिए जिन्हें वे योग्य समझते थे। लेकिन उन्होंने तुम्हारी ताकत, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे यहाँ होने के अधिकार को कम आंका। तुमने सिर्फ संपत्ति के लिए लड़ाई नहीं की, तुमने एक ऐसे परिवार में एक पूर्ण इंसान के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए लड़ाई की जो चाहता था कि तुम सिकुद्दत जाओ, गायब हो जाओ या खामोश रहो। और अब जीतो या हारो, तुम्हारी आवाज अब वैकल्पिक नहीं है, यह दस्तावेजीकृत है, इसका सम्मान किया जाता है और यह यहाँ रहने के लिए है। नंबर 12, तुम परिवार की काली भेद्दा थीं जब तक कि तुम न्याय की चरवाहा नहीं बन गई। उनके पास हमेशा तुम्हारे लिए एक नाम तैयार रहता था, मुश्किल, अस्थिर, बहुत संवेदनशील, बहुत ज्यादा। तुम परिवार की पसंदीदा बलि का बकरा थीं, वह जिसे तब दोषी ठहराया जाता था जब चीजें गड्ढबद्दी हो जाती थीं, वह जिसका बंद दरवाजों के पीछे मजाक उड़ाया जाता था और सार्वजनिक रूप से मुस्कुराया जाता था। उन्होंने तुम्हें काली भेद्दिक का तमगा दिया क्योंकि तुमने उनके अनकहे नियमों का पालन नहीं किया। तुमने उस पर सवाल उठाया जो सही नहीं लगता था। तुमने वह देखा जिसे दूसरे देखने का दिखावा नहीं करते थे, और इसके लिए उन्होंने तुम्हें निर्वासित कर दिया। शारीरिक रूप से शायद नहीं, लेकिन भावनात्मक, आध्यात्मिक और संबंधपरक रूप से। तुम्हें समस्या की तरह माना जाता था, जबकि तुमने सिर्फ उनकी शिथिलता को सक्षम करने से इनकार किया था। जिस पर उन्होंने भरोसा नहीं किया वह यह था कि काली भेद्द ही सबसे तेज दृष्टि वाली बनेगी। जब वे भ्रम बनाए रखने में व्यस्त थे, तुम उनके आर पार देखना सीख रही थी। जब वे अपनी सार्वजनिक छवि चमका रहे थे, तुम सच्चाई खोद रही थी। जब वे तुम्हारी पीठ पीछे फुसफुसा रहे थे, तुम खामोशी में तैयारी कर रही थी। और जब समय आया, जब विरासत का झमेला फटा और रहस्य रेंगते हुए बाहर आए, तो तुम चौंकी नहीं, तुम तैयार थी।
तुमने सिर्फ एक कानूनी लड़ाई में कदम नहीं रखा, तुमने एक पुकार में कदम रखा। तुम वह बन गई जिसके पास उसका सामना करने की हिम्मत थी, जिसे बाकी सब नाम लेने से डरते थे। तुमने सिर्फ पैसे के मुद्दों का ही नहीं, बल्कि सत्ता के खेल, हेर फेर, झूठ, पक्षपात का भी सामना किया। तुमने बिना किसी कवच के भेदियों का सामना किया और फिर भी झिकी नहीं। तभी सब कुछ बदल गया। तभी लेबल चिपकना बंद हो गए, क्योंकि अचानक पागल वाली वह बन गई जो रसीदें लेकर आई थी। विद्रोही वाली वह बन गई जिसके पक्ष में कानून झुकने लगा। अब वही लोग जो तुम्हें चुप कराने की कोशिश करते थे, तुम्हारी माफी मांग रहे हैं। लेकिन न्याय अपराध बोध यात्राओं के लिए नहीं झुकता। न्याय इसलिए नहीं रुकता क्योंकि भेदिया अब भेद्य के कपद्धों में रो रहा है। तुमने बदला नहीं मांगा, तुमने सच्चाई मांगी, और सच्चाई पक्षपात नहीं करती, भले ही वह परिवार हो। तुम कभी काली भेद्य नहीं थी, तुम जादू तो देने वाली पहली थी। वह जो स्पष्टता पाने के लिए आराम खोने को तैयार थी, वह जो झूठ से एक विरासत को प्रकाश में लाने के लिए काफी बहादुर थी। तुमने सिर्फ सिस्टम का सामना नहीं किया, तुमने उसे उखाड़ा फेंका। नंबर 13, वसीयत बदली गई थी, लेकिन भाग्य नहीं। उन्हें सच में लगा कि उनके पास अंतिम शब्द है। उन्होंने कानूनी दस्तावेजों में ऐसे छेद-छाद की जैसे वे फर्नीचर को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हों। नाम बदलना, प्रतिशत में बदलाव करना, रडार के नीचे बदलाव डालना। वे इसके साथ बोल्ड भी हो गए, ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे कोई नोटिस नहीं करेगा, जैसे उनके झूठ बिना किसी परिणाम के सिस्टम से गुजर जाएंगे। लेकिन एक चीज वे भूल गए, कागज उद्देश्य से ज्यादा शक्ति नहीं रखता। उन्होंने शायद वसीयत संपादित कर दी हो, लेकिन वे उसे संपादित नहीं कर सके जो पहले से ही आत्मा में लिखा हुआ था। उन्होंने विरासत को कुछ ऐसा देखा जिसे वे नियंत्रित कर सकते थे, जैसे स्याही और हस्ताक्षरों के साथ खेलने से एक दिव्य कार्य रद्द हो सकता है। उन्होंने कम आंका कि तुम वास्तव में कितनी ढकी हुई थीं, क्योंकि जब वे अनुबंध बदल रहे थे, स्वर्ग वाचाओं को बनाए हुए था। तुम्हारे पीछे कुछ बद्धा था, कुछ ऐसा जिसे वे रिश्वत नहीं दे सकते थे, जाली नहीं बना सकते थे या हेर फेर नहीं कर सकते थे। तुम हमेशा सही उत्तराधिकारी थीं, किसी कागज के टुकड़े के कारण नहीं, बल्कि दिव्य संरेखण के कारण। और जब भाग्य बोलता है तो भ्रष्ट दस्तावेजों को भी जगह बनानी पद्धति है। हर जाली पृष्ठ एक बूमरैंग बन गया। जिसे उन्होंने सोचा था कि उनकी स्थिति सुरक्षित करेगा, उसने सिर्फ उनके चरित्र को उजागर किया। और जब सच्चाई उधधने लगी तो यह धीरे से नहीं आई, यह जोर से आई। अचानक जिन वकीलों को उन्होंने सोचा था कि उनकी रक्षा करेंगे, वे सवाल पूछ रहे थे। न्यायाधीश लाल झंडे देख रहे थे, जांचकर्ता वापस चक्कर लगाने लगे, क्योंकि चाहे उन्होंने सच्चाई को कितना भी गहरा क्यों न दफनाया हो, वह बार बार सतह पर आती रही। यही होता है जब कुछ दिव्य रूप से सौंपा जाता है, यह छिपा रहने से इनकार करता है। अब दोनों अदालतें, सांसारिक और आध्यात्मिक, संरेखित हैं। सच्चाई दो आयामों पर ऊंची खद्दी है और उनके पास छिपने के लिए कहीं और जगह नहीं है। सांसारिक न्यायाधीश अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक अदालत, उसने पहले ही तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। और इसीलिए सब कुछ बदल रहा है, इसीलिए झूठ उनके बचाव करने की तुलना में तेजी से ढह रहे हैं। उन्होंने वसीयत में छेद-छादी की, उन्होंने कागजात बदले, लेकिन वे एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। भाग्य जाली नहीं बनाया जा सकता। जो तुम्हारा है वह अभी भी तुम्हारा है, और कोई भी धोखाधड़ी वाला हस्ताक्षर उसे नहीं रोक सकता जिस पर स्वर्ग ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं। नंबर 14, तुमने सिर्फ केस नहीं जीता, तुमने पूरे वंश वृक्ष के साये का पर्दाफाश किया। केस जीतना सिर्फ सतह थी, वास्तविक प्रभाव बहुत गहरा था, क्योंकि तुमने जो वास्तव में किया वह उस सच्चाई को उजागर करना था जिसे वे पीढ़ियों से छिपा रहे थे। यह सिर्फ एक चोरी हुई विरासत या एक हेरफेर की गई वसीयत के बारे में नहीं था, यह एक पैटर्न के बारे में था, एक बीमार छिपी हुई प्रणाली जो बहुत लंबे समय से रडार के नीचे काम कर रही थी। गोपनीयता, नियंत्रण और आध्यात्मिक दुर्व्यवहार का एक नेटवर्क जो उस वंश वृक्ष के भीतर सामान्य हो गया था। और तुम, जिसे उन्होंने गिना नहीं था, पूरी चीज को प्रकाश में ले आई। यह सिर्फ इस बारे में नहीं था कि उन्होंने तुमसे क्या लिया, यह इस बारे में था कि उन्होंने सभी से कैसे लिया, चुपचाप, व्यवस्थित रूप से, और इस पूरे आत्मविश्वास के साथ कि कोई कभी इसे वह नहीं कहेगा जो यह था। लापता धन वाले गुप्त बैंक खाते थे, परिवार के निर्णय बंद दरवाजों के पीछे, सभी की जानकारी
या सहमति के बिना किए गए थे। चिंता के रूप में प्रच्छन्न भावनात्मक हेरफेर था, और यह सब किसी विकृत परंपरा की तरह पारित किया गया था। वे तुम्हारे जैसे किसी के लिए तैयार नहीं थे। तुम सिर्फ सबूतों के साथ नहीं आई, तुम आध्यात्मिक अधिकार के साथ आई। तुम सिर्फ न्याय की तलाश नहीं कर रही थी, तुम भ्रष्टाचार का सामना कर रही थी। उन्हें लगा कि अगर वे तुम्हें चुप करा सकें तो वे सब कुछ शांत रख सकते हैं। लेकिन हर बार जब उन्होंने तुम्हें चुप कराने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ खुद को और उजागर किया। हर इनकार ने एक और विसंगति को उजागर किया। हर नकली माफी ने संरचना में एक और दरार को प्रकट किया। अब जीत आधिकारिक है, लेकिन लहरदार प्रभाव अभी शुरू ही हुआ है, क्योंकि तुमने सिर्फ वह नहीं पाया जो तुम्हारा था। तुमने उजागर किया कि उन्होंने सालों, शायद दशकों तक कैसे काम किया। तुमने परिवार को आईने में खुद को देखने पर मजबूर किया, और जो वापस प्रतिबिंबित हो रहा है वह सुंदर नहीं है। निर्णय शुरू हो गया है और यह संक्रामक है। दूसरे लोग अब बोल रहे हैं, दूसरे रिश्तेदार सवाल पूछ रहे हैं। उनका सिस्टम उधड़ियच रहा है, क्योंकि जिस नींव पर यह बना था, झूठ, पक्षपात, हेरफेर, वह आखिरकार नष्ट हो रही है। तुमने सिर्फ जीता नहीं, तुमने एक ऐसे घर में रोशनी चालू की जो बहुत लंबे समय से अंधेरा था, और अब हर साया जिसे उन्होंने छिपाने की कोशिश की थी, उसके पास छिपने के लिए कहीं और जगह नहीं है। उन्होंने तुम्हें खलनायक बनाने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हारी सच्चाई को चुप कराने, तुम्हारा नाम मिटाने, और जो कभी उनका दावा करने के लिए नहीं था उसे चुराने की कोशिश की। लेकिन अंत में उन्होंने सिर्फ खुद को उजागर किया। यह सिर्फ एक विरासत के बारे में नहीं था, ये पहचान, न्याय, विरासत और उस आध्यात्मिक युद्ध के बारे में था जो एक कानूनी लड़ाई के रूप में प्रच्छन्न था। तुम सिर्फ संपत्ति का बचाव नहीं कर रही थीं, तुम अपने जन्मसिद्ध अधिकार को पुनः प्राप्त कर रही थीं, और धोखे की एक ऐसी वंश परंपरा का पर्दाफाश कर रही थीं जो बहुत लंबे समय से सडीडीएच रही थी। तुमने सिर्फ आग का सामना नहीं किया, तुम दस्तावेज, विवेक और भाग्य लेकर इससे गुजरी। और जब तुमने बोला तो कोर्ट रूम ने सिर्फ तुम्हें नहीं सुना, उन्होंने सच्चाई की शक्ति को हर उस झूठ की नींव हिलाते हुए महसूस किया जो तुम्हारे नाम पर कभी बोला गया था। तुम्हें चीखने या तोड़-फोड़ करने की जरूरत नहीं थी। तुमने तथ्यों को नुकसान करने दिया। तुमने सच्चाई को अपने बगल में बेंच पर बैठने दिया और किसी भी प्रदर्शन से ज्यादा ऊंची आवाज में बोलने दिया। और जब धूल जम गई तो तुम सिर्फ एक फैसला नहीं पकड़े हुए थी, तुम एक पीरहीगत बदलाव पकड़े हुए थी। तुमने सिर्फ वह नहीं पाया जो उन्होंने लेने की कोशिश की थी, तुमने उस श्राप को तोड़ा जिसने उन्हें दूसरों से लेने की अनुमति दी थी। तुमने रहस्य खोले, भ्रम तोड़े और निर्णय को ठीक वहीं गिरने पर मजबूर किया जहां उसे गिरना था। सिर्फ कानून की अदालत में नहीं, बल्कि आत्मा की अदालत में। अब उनके पद उनकी रक्षा नहीं कर सकते, उनकी खामोशी उन्हें ढाल नहीं देगी। जिन प्रणालियों का उन्होंने अपने निशानों को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया था, वे अब उनके खिलाफ हो रही हैं। और जिस काली भेद्य को उन्होंने सोचा था कि चुपचाप नीचे चली जाएगी, तुम अभी अभी पूरे वंश वृक्ष की व्हिसल ब्लोअर बन गई हो। तुम बदला लेने के लिए नहीं आई थी, तुम समाधान के लिए आई थी। और अब जब यह यहाँ है तो सच्चाई ने स्थायी रूप से, सार्वजनिक रूप से, शक्तिशाली रूप से बोल दिया है। इसे उन सभी के लिए एक चेतावनी बनने दो जो उसे फिर से लिखने की कोशिश करते हैं, जिसे स्वर्ग ने पहले ही सील कर दिया है। क्योंकि जब कोई चुना हुआ उठता है तो न्याय दस्तक नहीं देता, यह अधिकार के साथ प्रवेश करता है। अगर इस संदेश ने तुम्हारी आत्मा में कुछ जलाया, अगर तुमने इन शब्दों के बीच अपनी कहानी देखी, अगर तुम्हें रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि तुम जानती हो कि विश्वासघात, मिटाए जाने और कम आंखें जाने जैसा क्या होता है, तो यह स्थान तुम्हारे लिए है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करो, सिर्फ समर्थन करने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और उस कच्ची आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े रहने के लिए जो सुरक्षित नहीं खेलती। हम यहाँ कुछ भी चीनी नहीं चढ़ा रहे हैं, हम सिस्टम को उजागर कर रहे हैं, खामोशी तोड़ रहे हैं, और वह बोल रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग कहने से डरते हैं। अगर यह तुमसे गूंजता है तो इस वीडियो को पसंद करो, क्योंकि हर पसंद इस सच्चाई को एल्गोरिथम में धकेलने में मदद करती है, जहां दूसरों को जिन्हें इसकी जरूरत है वे आखिरकार इसे पाएंगे। नीचे टिप्पणी करो और अपनी आवाज सुनी जाने दो। तुम पागल नहीं हो, तुम अकेली नहीं हो, और मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा अनुभव मायने रखता है। चलो एक ऐसा समुदाय बनाते हैं जो प्रदर्शन के आर पार देखता है और किसी वास्तविक चीज के लिए खड़े दिया होता है। और इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो
जो चुपचाप लट्टी खेल रहा है, कोई ऐसा जिसे इस बात की पुष्टि की जरूरत है कि वे अन्याय की कल्पना नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो को वह सबूत बनने दो जिसके लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। यह सामग्री से ज्यादा है, यह दिव्य टकराव है, और मुझ पर विश्वास करो, हम अभी शुरू ही कर रहे हैं। तो उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ, क्योंकि सच्चाई आगे बरछ रही है और तुम्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं, और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है